मैथ्स की 10th क्लास की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कवर करेंगे विद उस फॉर्मेट में जिसमें आपको बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरा, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आपके एनटीएससी, एनएसटीएससी और फाउंडेशन आईआईटी के लिए जितनी भी कंसेप्ट्स की आपको जरूरत है, वो कंसेप्ट्स कि जब आप 11th क्लास में जाएं तो आपको उन कंसेप्ट्स को समझने में दिक्कत ना हो, हम वो सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। चलिए, पर ये शुरू करने से पहले हम एक दो बातें समझ लेते हैं जो थोड़ा सा आपका 10th क्लास और इवन इफ यू आर इन 9th क्लास, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपका 9th 10th भी इजी हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर मैथ्स इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो वो प्रोसेस भी, वो आपका क्लासेस भी काफी इजी रहने वाली है। चलिए, अब आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो कहते हैं नहीं मैथ्स तो बहुत आसान है जी, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं जी मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। और वो पढ़ते कब है? बिल्कुल जब एग्जाम आने वाले हैं उससे 1 महीना पहले हम मैथ्स की तैयारी करना शुरू करते हैं। तैयारी भी कैसे? दे स्टार्ट क्रैमिंग क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर मैम ने इंपॉर्टेंट बोला है, चलो यही याद करते हैं। यही होता है। अब आप अगर एक चीज को ध्यान से समझे ना कि जो बच्चे कहते हैं मैथ्स इजी लगता है उनको इजी क्यों लगता होगा, और जो कहते हैं मैथ्स डिफिकल्ट है उनको डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। जिनको इजी लग रहा है आपने देखा होगा वो मैथ्स ही करते रहते हैं, इसीलिए नहीं कि उनको इजी लगता है इसीलिए वो मैथ्स कर रहे हैं। इट्स वाइस वर्सा, उल्टा है। क्या? क्योंकि वो मैथ्स इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनको मैथ्स इजी लगना शुरू हो जाता है, और हम उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करते कि आपको मैथ्स इजी लगे। आपने क्वेश्चन निकाला, सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हो? क्वेश्चन देखा, अगर पहले से मैंने वैसा क्वेश्चन किया हुआ है या कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है, तभी यू विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अदरवाइज हम छोड़ देते हैं कि चलिए क्वेश्चन नहीं तो हम कोई और देख लेंगे, यही करते हैं। बट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए उसको छोड़ने के बजाय ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। क्या होगा? गलत हो जाएगा। वैसे भी जब आप छोड़ रहे थे तब भी मार्क्स नहीं मिल रहे थे। अगर आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, कुछ तो किया, कम से कम ट्राई तो किया। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले से नहीं आता, जिसके लिए आपको साइंस या सोशल की तरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। What you require, क्या चीज की जरूरत है आपको मैथ्स करने के लिए, दैट इज टोटली योर प्रैक्टिस। कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना टाइम आपने दिया है उस सब्जेक्ट के लिए, कितना टाइम आपने डिवोट किया है उस टॉपिक के लिए। हम इस क्लास में, ठीक है, बोर्ड पास करना इज डिफरेंट थिंग। 10th का बोर्ड ऑलमोस्ट हर बच्चा पास कर लेता है क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी का जो 10th का सिलेबस है, देयर आर 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स, पर वो इतने छोटे, जो कुछ चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं कि यू कैन कवर देम इन जस्ट 1 और 2 लेक्चर्स, और कंसेप्ट्स भी ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिलेबस बहुत कम है, टॉपिक्स बहुत इजी हैं, आपके पास, आपको बहुत टाइम मिल जाता है। इस सिलेबस को यू कैन कंप्लीट दिस सिलेबस विद इन 2 और 3 मंथ्स। अगर आप सोचो मैं पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मैं लास्ट के 2 महीने पढ़ूंगा, आप बड़े इजीली मैथ्स का बोर्ड पास कर लेंगे, बहुत इजीली पास कर लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं 11th में जाके आपको मैथ्स करना है, यू वांट टू ऑप्ट फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मेडिकल में मैथ्स का क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है जी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं बिकॉज मेरे को 10th में मैथ्स नहीं आता, आई ऑप्ट मेडिकल, क्या आपको ऐसे लगता है फिजिक्स में मैथ्स नहीं है? बहुत ज्यादा है, फिर हम फिजिक्स से डर जाते हैं वहां पे जाके, फिर हम कहते हैं नहीं जी मैं तो बायोलॉजी पढ़ूंगा, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री
केमिस्ट्री को भी फिर थोड़ा पीछे कर लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैथ्स इज नॉट जस्ट फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, ये मेडिकल वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको फिजिक्स करनी है, आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ऑल्दो इतने डिफिकल्ट नहीं है केमिस्ट्री में, बट स्टिल देयर आर न्यूमेरिकल्स, देयर आर कैलकुलेशंस, बहुत लंबी कैलकुलेशन, जिनके लिए आपका मैथ्स की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, अब सिर्फ आपको एक चीज समझनी है, 10th का मैथ्स बहुत इजी है और बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट 3 महीने में, 4 महीने में आप बड़े इजीली 10th का मैथ्स कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम्स टू क्लास 11th एंड 12th, जब हम 11th और 12th पे आते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई एग्जाम आपको देना है, आप कोई और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनडीए, सिलेबस बहुत वास्ट है, चीजें बहुत मुश्किल सी हो जाती हैं 10th के कंपैरेटिवली। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, 10th में पहला पर्पस बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना। दूसरा, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के बजाय आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि नहीं, मैं 10th का मैथ्स इसलिए करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, ताकि आपको 11th एंड 12th में जो आपका लंबा एम है, जो आपका आईआईटी जेईई क्लियर करने का एम है, वो कहीं पीछे ना रह जाए। सिर्फ ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कर लो। 9th और 10th क्लास में क्या एक्सपेरिमेंट, कोई मुश्किल चीज नहीं करनी है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे, सपोज आपने एक कंसेप्ट समझ लिया, आप उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हो, हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं? नहीं, आज के बाद आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक कंसेप्ट से रिलेटेड आप 15-20 क्वेश्चन कर लो, जितनी भी बुक्स से आप कर सको आप करना शुरू करो। इन शॉर्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, आपकी अप्रोच उस क्वेश्चन को छोड़ने की नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये आता नहीं है, मैंने तो थोड़ा सा इससे मैच होता हुआ कुछ पढ़ा है, पर मैं नहीं ज्यादा टाइम लगाना चाहता, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ये अप्रोच नहीं रखनी है। आपको अप्रोच ये रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन ले आओ, नहीं होता दूसरी बात है, बट आई ऑलवेज ट्राई, मैं हमेशा ट्राई करूंगा। सही गलत डजंट मैटर। क्यों मैटर नहीं कर रहा 10th क्लास में? क्यों मैं आपको कह रही हूँ 10th में ये सीख लो, 9th में ये सीख लो? क्योंकि 11th 12th में टाइम नहीं मिलने वाला है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर आपका बेस 9th 10th में इस तरीके से बना हुआ है कि आप मैथ्स के लिए 5 घंटे की सेटिंग दे रहे हो, 6 घंटे की सेटिंग दे रहे हो, तो 11th में दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको वो चीज पहले से आती है। और आपने 10th क्लास में क्या सीखना है? ये सीखना है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की अप्रोच ना रखूं, हर क्वेश्चन को फेस करना सीखूं। आता हुआ ठीक, या क्या होगा, 2 चीजें होगी, या तो आप गलत करोगे या सही करोगे। अगर गलत करोगे, कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं जी तूने गलत कर दिया, अब तू 10th ही नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, क्योंकि 10th में टाइम बहुत ज्यादा है। एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, सॉरी फेल होने का मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन नहीं, मैं कह रही हूँ 10th का सिलेबस आप 4 महीनों में कर सकते हो। तो कैलकुलेट कर लो, ऐसे 2-4 महीने तो पूरे बनते हैं और लास्ट में 3 महीने और बच जाते हैं। पहली बार आपसे नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, कितनी बार उस चीज में आप पीछे रह जाओगे? तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस और इस तरीके से चीजों को अप्रोच करना कि नहीं, मैं तो इस चीज को सॉल्व करके ही रहूंगा, चाहे जितनी मेहनत आपको करनी पड़े। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कि आप उस सब्जेक्ट से डरे ना। तो इस सीरीज में हम हर एक कंसेप्ट करेंगे जो आपको 11th 12th में, 11th 12th की कुछ कंसेप्ट जो हम 10th में ही कर लेंगे ताकि आपको 11th 12th मुश्किल ना लगे, प्लस आप एनसीईआरटी एंड अदर ओलंपियाड्स, सब्जेक्ट बेस्ड ओलंपियाड, जैसे मैथ्स का जो भी ओलंपियाड होता है उससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपका वो डर खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको ये समझना है, अपने मन से डर को निकालना है, और डर को निकालने का एक ही तरीका है, उस चीज को तब तक करते रहो जब तक आपका मन कह रहा है कि अब नहीं करना, फिर भी नहीं रुकना, करते जाना है उस चीज को।
सिर्फ इतना सा मंत्रा है मैथ्स करने का, सिर्फ 9th-10th के लिए ही नहीं, किसी भी क्लास में दिस इज द बेसिस है ये मैथ्स का, कि नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा आप कर पाओ। तो चलो इसी सोच के साथ कि हम हर क्वेश्चन को छोड़ने के नजरिए से नहीं, करने के नजरिए से देखेंगे। गलत सही डजंट मैटर। क्लियर है जी? सिर्फ आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है और सारे मैथ्स के क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा पहले दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आप देखेंगे ये दिक्कत भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का शुरू करते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 9th क्लास में कर चुके हैं, बट स्टिल इंट्रोडक्शन जो लोग भूल चुके हैं, जो 10th को एक नई शुरुआत के तरीके से देखना चाहते हैं, हम उनके लिए भी हर चीज फिर से करवाएंगे। पूरी 9th नहीं, वो कंसेप्ट जो 9th में आप छोड़ चुके हैं बट 10th में यूज हो रहे हैं, हम वो भी एक बार फिर से देखते रहेंगे। चलिए, तो विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स। पर रियल नंबर शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं जो हमने अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अगर रियल नंबर है, इसका मतलब किसी नंबर की बात हो रही है। आपने बचपन से जब भी 4th 3rd क्लास जहां से भी आपने नंबर्स पढ़ने शुरू किए होंगे, कौन सा नंबर है जो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा? वो था नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमको सिखाते ही नेचुरल नंबर है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वर्ड से समझ आ रहा है, नेचर, नेचुरल और नेचर दोनों लिंक्ड है। नेचर में कोई भी चीज कैसे प्रेजेंट होती है? भगवान ने कोई भी चीज, नेचर मतलब भगवान ने जो भी चीजें बनाई हुई है, क्या भगवान कभी आधा पेड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब कोई भी चीज, या तो कोई चीज कंप्लीट होगी, कंप्लीट जैसे 1 इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये चीज बनाई नहीं। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 कहां तक जाते रहेंगे? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब खत्म नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पता ये नंबर कहां तक जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। फिर क्या आप बोल सकते हो हाफ इज अ नेचुरल नंबर? नो, हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज आधी नहीं होती, नेचर में कोई भी चीज फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं होती। तो कोई भी नंबर विच इज इन फ्रैक्शन इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात ये है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट, एंड तो है ही नहीं, इंफिनिटी तक चलते जा रहे हैं। कहां तक चल रहे हैं? नेचुरल नंबर को आप जो रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है n। जब भी आप नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, वी विल राइट इट विद n। ये हेल्प करेगा आपके 10th में भी, कुछ जगह हम नेचुरल नंबर को n लिख लेते हैं, और आपके +1 +2 में भी। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं, दोस आर होल नंबर्स। होल नंबर्स इज नथिंग बट ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0। होल का मतलब पूरा पूरा। क्या पूरे पूरे में कभी भी फ्रैक्शन आ सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अगेन होल नंबर्स में क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो दीज आर होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं, दोज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये भी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं which are positive as well as negative, which are positive as well as negative। कैसे? इंटीजर को समझने के लिए, दिस इज 0, ये आपकी नंबर लाइन है। आपने इंटीजर को समझा ही नंबर लाइन के थ्रू होगा। दिस इज योर नंबर लाइन, ये 0। नंबर लाइन के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो दीज आर पॉजिटिव, दीज आर नेगेटिव। दिस इज 1 2 3 4 5। और ये नंबर कहां तक जा सकते हैं? अगेन इंफिनिटी तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जा सकते हैं। Again, if I write negative, -1, -2, -3, -4, and again ये नंबर कहाँ तक जा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी। तो मैं ये समझ लूँ, इंटीजर्स आर दोज नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, -2, -1, 0, 1 2 3, और कहाँ जाके रुकते हैं? इंफिनिटी तक रुकते हैं। ये था इसका नंबर लाइन पे आप कैसे देखते हो। और थोड़ी सी वो बात जो हमने ऑलरेडी बहुत बार की हुई है, -4 is always less than 4, -4 is always less than 0, क्योंकि जितना आप इधर जाते रहते हो, numbers keep on decreasing। जितना आप
लेफ्ट साइड जाते रहते हो नंबर्स डिक्रीज होते रहते हैं, जितना आप राइट साइड जाते रहते हो नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, नंबर्स हमेशा बढ़ते रहते हैं जब भी आप राइट साइड जाओगे, और नंबर्स हमेशा कम होते रहते हैं जितना आप लेफ्ट साइड जाओगे। तो जो नंबर जितना लेफ्ट में होगा वो उतना छोटा होगा। सपोज मैं कह रही हूँ -4, यहाँ पे कहीं आके एक नंबर होगा -720, तो -720 क्योंकि लेफ्ट साइड है, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा -1 से। जो नंबर जितना लेफ्ट में है वो उतना छोटा है, ये चीज याद रखना। और जो नंबर जितना राइट में है वो उतना बड़ा है, मतलब राइट वाले नंबर हमेशा बड़े होंगे और लेफ्ट वाले नंबर हमेशा छोटे होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स -∞ से +∞, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसमें नो फ्रैक्शंस, इन तीनों में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आता। नो फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल नहीं आ रहे, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आ रहे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स जो है उसमें कोई भी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगा। चलिए, अब इंटीजर्स को आप डिनोट कैसे करते हैं ये ध्यान से देखेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, इंटीजर में एक है नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स और एक है पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है, वन इज नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अदर वन इज पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स। जो नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल्स। कैपिटल Z इज द वे टू डिनोट इंटीजर्स। कहीं भी आपको कैपिटल Z दिख जाए मतलब वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है। अगर आप नेगेटिव इंटीजर है तो Z नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो Z पॉजिटिव। तो दिस इज द वे टू डिनोट इंटीजर्स। आपको पता होनी चाहिए किस चीज को हम किस नंबर से या किस अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर्स पे। ये हमने पढ़ लिए नेचुरल, होल, इंटीजर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते थे दोज वर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद हो, which can be written in the form p by q where q is not equal to 0 and p and q both are co-primes। ये आपकी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कहीं पे भी चले जाओ आपको यही डेफिनेशन मिलने वाली है। आपने 9th में पढ़ा होगा, बिल्कुल यही है, 10th में बिल्कुल यही है, इवन अगर आप 11th एंड 12th में देखोगे तो भी रैशनल नंबर्स की यही डेफिनेशन रहती है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। चलिए जी, अब इसकी एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जिसको आप p by q की फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, p by q की फॉर्म, सपोज 2/3 इज अ रैशनल नंबर। ओके जी, डन। कह रहा है q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है, इफ q इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या q 1 हो सकता है? अच्छा, फिर मैं सोचूंगा अगर q 0 नहीं है तो क्या q 1 हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको ये थोड़े ना बताया है कि q 1 नहीं हो सकता, सिर्फ ये बोला है कि q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसका मतलब इफ आई राइट 4/1 क्या वो भी रैशनल नंबर होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा, चाहे 4/1 इज नथिंग बट 4। सीखा है ना, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। इफ आई से 17 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। तो इज 17 अ रैशनल नंबर? बिल्कुल, 17 इज अ रैशनल नंबर। तो इज 17 अ रैशनल नंबर? यस, 17 इज अ रैशनल नंबर। तो इस डेफिनेशन पे आता है p by q की फॉर्म होनी चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। फिर से देख लें, अगर q 0 हो गया तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए हम कहते हैं कि q 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज अ रीजन, q नहीं 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, p एंड q बोथ आर को-प्राइम। चलो, p एंड q को-प्राइम होने चाहिए। क्या आपको पता है को-प्राइम्स क्या होते हैं? जिसको पता है बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिसको नहीं पता वो सुनेंगे क्या होता है। को-प्राइम नंबर्स आर को-प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं whose common factor
whose common factor is just 1, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, only one common factor, that is 1, only one, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, COMMON, कॉमन फैक्टर that is 1। तो रैशनल नंबर्स, पहली बात p by q की फॉर्म है, ठीक है जी, q 0 नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, p एंड q दोनों कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम मतलब सिंपलेस्ट। आपको याद होगा जब आपको फ्रैक्शन मिलते थे, सपोज मैं आपको फ्रैक्शन दे दूं 12/8, 12/8 इज अ फ्रैक्शन, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, तो इट्स नथिंग बट फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोप्राइम्स आर नथिंग बट फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते थे? आपको बोल देते थे इसको कैंसिल करो, जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, सपोज 4 2 8, 4 3 12, नाउ 3/2 इज योर रैशनल। तो जो नंबर्स हैं p और q वो दोनों कैसे होने चाहिए? कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स का मतलब नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, 1 के सिवाय उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर टू ईच एंड एवरी नंबर इन दिस यूनिवर्स। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं 1 हर एक का फैक्टर होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। सपोज मैं कह रही हूँ 3 के फैक्टर्स बताओ, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। आपको नहीं भी फैक्टर आते ना, आपको ये पता होना चाहिए 1 इज फैक्टर टू ईच एंड एवरी नंबर। और दूसरा, दैट नंबर इटसेल्फ 1 and that number itself is always the factor of each and every number जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, या जो भी हम पढ़ रहे हैं नंबर, उन सबके दो फैक्टर्स हमेशा होते ही होते हैं। कौन सा? वन इज, फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। आपको ये याद होना चाहिए। तो इससे मेरे को ये बात समझ आई है कि सपोज मैं आपको कहूं इज -17 अ रैशनल नंबर, ध्यान से देखना, इज -17 अ रैशनल नंबर, करके देख लो। -17/1 हमने यही तो पढ़ा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, -17/1। क्या ये p by q की फॉर्म है? बिल्कुल है। ये हमारा p बन गया, ये हमारा q बन गया। इसमें आप एक और चीज जोड़ लो, p and q both are integers। p and q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में क्या सवाल आएगा, ये -17 है, क्या ये भी काउंट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने लिख लिया p and q both are integers। तो ये बन गया -17/1। पहले चेक करेंगे क्या p इंटीजर है? बिल्कुल, -17 इज अ इंटीजर। क्या q इंटीजर है? q इज 1, अगेन इट इज एन इंटीजर। -17/1, क्या q 0 तो नहीं है? नहीं जी बिल्कुल 0 नहीं है। क्या ये कोप्राइम है? हाँ जी देख लो, 17 और 1 का कोई भी कॉमन, इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसके सिवाय कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस 17 अ रैशनल नंबर? बिल्कुल यस, -17 इज अ रैशनल नंबर। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इफ आई से 0, क्या 0 रैशनल नंबर है? इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? करके देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, चाहे वो नंबर 0 ही क्यों ना हो, उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है, 0/1। चलिए जी, अब एक एक करके अपनी कंडीशन देखते हैं। क्या ये p by q की फॉर्म है? बिल्कुल है, p is 0, q is 1, अगेन इट इज p by q की फॉर्म। ठीक है जी, पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। दूसरा देखते हैं, क्या q 0 है? q तो 0 नहीं है, और यही हमने बोला था कि q कैन नॉट बी 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। क्या p and q दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ जी, 0 भी इंटीजर होता है, हमने यहाँ पे देख लिया, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या 1 भी इंटीजर है? बिल्कुल, p and q बोथ आर इंटीजर। लास्ट कंडीशन, कोप्राइम्स होने चाहिए। 0 और 1 का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1, इसके सिवाय कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इज 0 अ रैशनल नंबर? बिल्कुल यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है जी यहाँ तक? आप ये नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। चलिए, मैं यहीं पे, आप इस चीज को नोट कर लेंगे, मैं यहीं पे आगे करवा रही हूँ। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, वो क्या है? नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 पर एक्स्ट्रा क्या है? ऐड हो गया 0। इसका मतलब सपोज अगर ये नेचुरल नंबर है और इनको किससे डिनोट कर रहे हैं? n से। नेचुरल नंबर आर 1
4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। उसके बाद होल नंबर्स होते क्या है? क्या आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स है? हाँ जी बिल्कुल है। देखो तो सही, होल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? 0 ऐड हो गया। मतलब ये मैं कह रही हूँ होल नंबर्स इज नथिंग बट ऑल द नेचुरल नंबर प्लस 0। होल नंबर्स इज नथिंग बट ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0। चलिए जी अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अगर मैं नेगेटिव को छोड़ दूं 0 1 2 3 4 5 so on up to infinity, this is nothing but set of whole numbers। इसका मतलब क्या इंटीजर में होल नंबर्स आ गए? हाँ जी बिल्कुल आ गए, दिख तो रहे हैं 0 1 2 3 4 5। सिर्फ क्या चीज एक्स्ट्रा आई? नेगेटिव वाले नंबर्स। सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आया? नेगेटिव वाले नंबर्स। तो मैं एक अलग से वो बना देती हूँ, किसके लिए? अपने इंटीजर्स के लिए। और इंटीजर को डिनोट करने का तरीका जी, मैंने इंटीजर बना दिया माइनस इंफिनिटी -2 -1 0 बन गया इंटीजर। ध्यान से देखेंगे नेचुरल नंबर आर नथिंग बट 1 2 3 4 5। होल नंबर कुछ भी नहीं है, ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0। इंटीजर कुछ भी नहीं है, होल नंबर तो सारे इंक्लूड हो ही रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड हो रहा है? एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है योर ऑल नेगेटिव नंबर्स। बट आर फ्रैक्शंस इंक्लूडेड इन दिस? नो। ना होल नंबर में, ना नेचुरल नंबर में, ना इंटीजर में, किसी में भी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता। चलिए जी इसके आगे चलते हैं। रैशनल नंबर। चलिए रैशनल नंबर पे मैंने आपसे पूछा क्या 4 इंटीजर है, रैशनल नंबर है? आपने बोला यस। क्या 2/3 रैशनल नंबर है? आपने बोला यस। क्या 3/4 रैशनल नंबर है? आपने बोला यस। इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो 4 है वो भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, हमने ये भी देख लिया 0 भी रैशनल है, हमने इवन ये भी देख लिया था -17 इज आल्सो रैशनल, मतलब -2 इज आल्सो रैशनल। करके देख लो। -2 को मैं लिख सकती हूँ -2/1। अगेन p बाय q की फॉर्म है, p भी इंटीजर q भी इंटीजर, q 0 नहीं है, वेरी गुड। और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसका मतलब -2 इज आल्सो रैशनल नंबर। तो क्या मैं ये बोल दूं कि तुम भी तो सारे मिलके रैशनल ही बना रहे हो? अब तुम भी सारे मिलके क्या बना रहे हो? रैशनल नंबर बना रहे हो। अब रैशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका, रैशनल नंबर को आप q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर कभी भी आपको q नजर आ गया मैथ्स में, इसका मतलब वो किसको डिनोट कर रहा होगा? अगर नंबर की रिस्पेक्ट में बात चल रही होगी तो q इज नथिंग बट रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख लूं q। अब इस q में ये सारी चीजें तो आ गई, सिर्फ कौन से नंबर्स नहीं आए थे? ध्यान से देखेंगे, ये नंबर्स नहीं आए थे। 2/3 डेसिमल्स वाले, 4/7 -3/8 -2/7 3/8 ये नंबर्स हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए थे। मतलब रैशनल नंबर्स आर ऑल इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स आर नथिंग बट ऑल इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। वेरी गुड, यहां तक हम पहुंच गए और हमने ये भी बड़ी इजीली समझ लिया व्हाट आर रैशनल नंबर्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स पे विच आर इरैशनल नंबर्स। मैं रैशनल नंबर्स को ऐसे ही रख रही हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए कि डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। ध्यान से देखेंगे, इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना इरैशनल नंबर की डेफिनेशन है दोज नंबर्स which can't be written in the form p by q। वो नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको इरैशनल कहते हैं। अब वापस आप यहाँ पे आओ, इधर आना, ये ध्यान से देखो। क्या 4 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या -1 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या 3/8 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, ये तो पहले से p by q की फॉर्म में। इसका मतलब जो इरैशनल नंबर है तो क्या वो इसको बिलोंग करता होगा या बिल्कुल ही अलग चीज है? बिल्कुल ही अलग चीज
है तो इस नंबर को हमने लिख दिया इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हमने क्या नाम दे दिया? इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और इनको डिनोट हम करते हैं i के साथ। इर्रेशनल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? i के साथ। अब आप ये चीज ध्यान रखोगे, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q एंड इर्रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय i। अब आप कुछ बातें नोट करेंगे रिगार्डिंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आप ये नोट कर लेंगे प्लीज। उसके बाद मैं ये आपको एक चीज समझा देती हूँ रिगार्डिंग रैशनल एंड इर्रेशनल। ऑल्दो ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपने ये अपनी 9th क्लास में अच्छी तरह से आप करके आए हैं, नहीं करके आए तो भी देख लें। अब इर्रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है रैशनल नंबर को। चलिए जी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये आ गए हमारे रैशनल नंबर्स। मैंने बोला p बाई क्यू की फॉर्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 बाई 3। 2 बाई 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? हाँ जी बिल्कुल रैशनल है। कैसे? मेरे को पता है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए रैशनल है। q 0 नहीं है, बिल्कुल सही। p और q दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल सही। और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। मतलब जब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो रैशनल नंबर्स कैसे निकलते हैं और इर्रेशनल कैसे निकलते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल इज अ रैशनल नंबर व्हिच इज 2 बाई 3। चलो डिवाइड करते हैं। दिस इज 2 बाई 3, 20 पॉइंट लगा देंगे। 3 6 18, अगेन 2 बच गया, 6 अगेन 2 बच गया, 6। ये 6 खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। ये 6 खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। चलिए जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 बाई 4। 3 बाई 4 करते हैं। 30, 7 4 28, 2 5 4 20। ये बन गया 0.75, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, एक मैंने एग्जांपल लिया था 2 बाई 3। 2 बाई 3 का जो डेसिमल बना वो ये बना, और 3 बाई 4 का डेसिमल बना वो ये बना। क्या 2 बाई 3 और 3 बाई 4 दोनों रैशनल नंबर्स थे या रैशनल नहीं थे? हाँ जी ये दोनों बिल्कुल रैशनल नंबर थे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रैशनल क्या होते हैं। तो आप अब वापस यहाँ आएंगे। इसको देख के ये समझ आया कि जब मैंने एक रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जो वो डेसिमल एक्सपेंशन बना, क्या ये खत्म हो गई कहीं पे जाके 0.75? क्या ये कंप्लीट आंसर है या इसके आगे भी कुछ था कि हमने छोड़ दिया? नहीं मैम ये कंप्लीट आंसर है। इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म हुई या नहीं? खत्म होने का वर्ड है टर्मिनेट कर। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ खत्म हो गया, इसीलिए टर्मिनेटिंग। और हिंदी की स्पेलिंग्स पे मत जाना, खत्म हो गया समझने के लिए लिख रही हूँ। तो टर्मिनेटिंग इज खत्म हो जाना, क्योंकि 0.75 हमने खत्म करके रखा है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलो मेरा मन नहीं कर रहा आगे करने का, हम छोड़ देते हैं। 0.5 इज कंप्लीट आंसर, तो इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी, अब इस पे आते हैं, यहाँ पे आओ। 0.6666 चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। क्या आप कहीं पे खत्म कर सकते हो इसको? नहीं मैम कहीं भी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 बाई 3 है। ध्यान रखना 2 बाई 3 है। 2 बाई 3 को मैंने 0.20 बन गया, 6 3 18, अगेन 2 रिमाइंडर बच गया 20, 6 3 18, अगेन 2 रिमाइंडर बच गया। ये तो रिमाइंडर कभी ऐसा होगा ही नहीं 2 के सिवाय कुछ बचेगा, हर बार रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रही है या नहीं हो रही? ध्यान से देखना, क्या ये खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं खत्म हो रहा। जो नहीं खत्म हो रहे डेसिमल उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
कौन से डेसिमल्स बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनेंगे, दोस्त डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म होने वाला अगर टर्मिनेटिंग है तो खत्म ना होने वाला इज नॉन टर्मिनेटिंग। और अब ध्यान से देखना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर तुमको ये नजर आ रहा है कि ये 6 बार बार आ रहा है? हाँ जी, बार बार आ रहा है। अच्छा, 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो बार बार एक टाइम के बाद रिपीट करना शुरू कर जाते हैं, दोस नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कि एक नंबर बार बार अब रिपीट होना शुरू हो गया, अब ये खत्म नहीं हो रहा, ना ये खत्म हो रहा है, ठीक है, मान लिया खत्म नहीं हो रहा, पर क्या ये रिपीट होना शुरू हो रहा है? हाँ जी, ये बिल्कुल बार बार रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। है तो खत्म तो नहीं हो रहा, पर क्या चीज एक्स्ट्रा हो रही है? ये रिपीट हो रहा है। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की? फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड सेकेंड इज टर्मिनेटिंग, खत्म ही हो गए। मतलब जब भी आप रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, क्या क्या दो चीजें होंगी? पहली चीज, ईदर दे विल टर्मिनेट कंप्लीटली, वो टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से, या दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होंगे, बट a number or set of numbers will start repeating. A set of numbers will start repeating. एक set of number repeat होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें हम देखते हैं। सपोज ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास 0.628, 628, 628, ये खत्म ही नहीं हो रहा। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर बार बार आ रहा था? 6, और यहाँ पे क्या नंबर रिपीट हो रहा है? 628, 628। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और अगर फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत है, तो आप एक चीज अपने दिमाग में डाल दो, कहीं भी आपको ऐसा नजर आ जाए ना, बार नजर आ जाए नंबर के ऊपर डेसिमल में, इसका मतलब दोज आर रैशनल नंबर्स। क्या बोला मैंने? कहीं पे भी बार नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नजर आ जाए 0.718 बार, देखते ही समझ आना चाहिए, ज्यादा दिमाग मत लगाना। फिर नहीं समझ आ रहा, छोड़। 8 का बार मतलब 8 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0.1788888, और ये जो बार जिस नंबर पे लगा होता है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। ध्यान से इस चीज को समझना, 7 रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 8 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये 8 कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर ये रिपीट हो रहा है तो पहली चीज, इट्स ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? इट इज डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रही है। बट विच डिजिट इज रिपीटिंग, कौन सा डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है? दैट इज 8। तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें क्या लग जाता है? बार लग जाता है। ये चीज आप ध्यान से समझना। चलिए और एग्जांपल्स, ऐसा कुछ 0.3182, 82 पे बार लग गया, मतलब कौन सा नंबर बार बार भी रिपीट हो रहा है? 82 बार बार रिपीट हो रहा है। और आपको एक चीज याद होगी, 9th क्लास में क्वेश्चन आता था, कन्वर्ट 4.12 बार इन p/q फॉर्म। आता था या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल आता था। इसका मतलब क्या है? 4.12 बार। ध्यान से देखेंगे, बार किस पे लगा है? 112 पे, मतलब 1 और 2 दोनों पे, या सिर्फ 2 पे? सिर्फ 2 पे। इसका मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, सिर्फ कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर उन्होंने बोला है इसको कन्वर्ट करो p/q फॉर्म, सिर्फ कौन से नंबर p/q में लिखे जाते हैं? रैशनल। इसका मतलब मेरे दिमाग में वहीं पे आ जाना चाहिए कि बार वाले जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसीलिए these numbers are known as rational numbers। इसीलिए these numbers are known as rational numbers।
अब दिस वाज अबाउट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब पढ़ेंगे इरैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और एक चीज आप नोट करेंगे, इरैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के करने से पहले सपोज आपके पास आ गया √4 का आंसर क्या होता है 2, √16 आंसर इज नथिंग बट 4, √25 आंसर इज 5, √36 आंसर इज 6। ये जो नंबर्स हैं 4, 16, 25, 36, इन नंबर्स को जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो नंबर्स जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बने हैं। अगर हम उनका रूट ले लें तो हमेशा याद रखना दोस नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। सपोज आपसे कोई पूछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, those numbers which are formed by multiplying two same numbers, जो दो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन पे बने। कैसे? 1 into 1 is equals to 1 is a perfect square number, 2 into 2 is equal to 4 is a perfect square number, 3 into 3 9 is a perfect square number, again so on up to चलते रहो, 4 into 4 5 into 5 6 into 6 7 into 7 8 into 8 and so on up to infinity पे जो नंबर है that number into that number, उसका जो नंबर बनेगा वो भी कौन सा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये इन नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सारे नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कौन से नंबर्स? आज के बाद कोई पूछे व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? दोस नंबर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर्स। दो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर बना है दोस नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 and so on up to infinity. These numbers are known as perfect square numbers. अब ध्यान रखना, square root of these perfect square numbers, square root of these perfect square numbers are also rational. जब आप इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, जब आप इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, सपोज आपसे कोई पूछे रूट ऑफ 81 क्या ये रैशनल है? हाँ जी, ये बिल्कुल रैशनल है। क्यों? क्योंकि 81 इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 81 इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये चीज आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इरैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? चलो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इरैशनल नंबर इज ऑलवेज, ध्यान रखना, इरैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे? सपोज मैंने लिख लिया 4.128 178 4502 81675113 1118190078, खत्म ही नहीं हो रही। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या कोई नंबर आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? ध्यान रखना, रिपीट होने का मतलब ये नहीं है, ये तो सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ ना,
ये रिपीट होना हम तब कंसिडर करते अगर इसके बाद सिर्फ 111 ही आता रहता। रिपीट होना हम तब मानते हैं जब एक डिजिट बार बार वही वापस आ रहा है। पर क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं जी, ये तो 1 3 बार हुआ पर वापस फिर कुछ और नंबर आने शुरू हो गए। तो ध्यान से देखेंगे, क्या ये टर्मिनेट कर रही है? नहीं कर रही, तो हमने लिख लिया नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरा, स्क्वायर रूट ऑफ those numbers which are not perfect square numbers। अब आपको ये पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, 1 4 9 16 25 वो नंबर जो दो सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बने हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कहता वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते उनका जो स्क्वायर रूट है इज इर्रेशनल। उन नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। सपोज क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है? नहीं। अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम कौन से नंबर्स कह देते हैं? इर्रेशनल नंबर। सपोज मैं यहां पे लिख देती हूं रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 15, रूट 19, ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। और क्योंकि p बाय q की फॉर्म में तो वैसे ही नहीं लिखे जा रहे तो हम इसको लिख ही नहीं सकते। और एक और एग्जांपल, सपोज 4.198 215 678 10 एंड सो ऑन। खत्म ही नहीं हो रहा, ना खत्म हो रहा है और ना ही कहीं रिपीट हो रहा है। तो these numbers are known as irrational numbers। तो हमने दो नंबर्स पढ़ लिए अभी तक, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल भी देख लिया क्या है, इर्रेशनल भी देख लिया क्या है। तो these numbers are known as irrational numbers। और जो नंबर p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं those numbers are known as rational numbers। ये चीज क्लियर है जी अभी तक? ये सारा वो है जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और हम वापस यही चीज, सेम चीज बिल्कुल 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, पाई 22/7 3.14 आप उसकी वैल्यू यूज करते हैं। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। पाई को हम 22/7 बोलते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज pi is also an irrational number। pi की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए pi की वैल्यू हम ले रहे हैं irrational। pi की वैल्यू हम ले रहे हैं 22/7 which is just for our own convenience। क्लियर है जी? अब चलिए, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे। अब हमने अभी तक पढ़ लिए रैशनल नंबर्स भी पढ़ लिए, इर्रेशनल नंबर्स भी पढ़ लिए, पर हमारा टॉपिक रैशनल और इर्रेशनल था या हमारा टॉपिक रियल नंबर्स? हमारा टॉपिक था रियल नंबर्स। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, रियल नंबर्स आर नथिंग बट ऑल द रैशनल्स एंड ऑल द इर्रेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स। सारे रैशनल प्लस इर्रेशनल को मिला के हम कौन से नंबर्स बोल देते हैं? रियल नंबर। और उसको डिनोट करने का तरीका आर। तो हमने जो हमारा चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। क्या वो सिर्फ रैशनल नंबर पढ़ाएगा? नहीं। क्या वो इर्रेशनल आएंगे? नहीं। इट विल बी ऑल रैशनल प्लस इर्रेशनल टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर नथिंग बट रैशनल प्लस इर्रेशनल। यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जिनको हम आर से डिनोट करते हैं आर नथिंग बट रैशनल, सारे रैशनल प्लस सारे इर्रेशनल नंबर को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। कोई पूछे क्या 3/8 रियल नंबर है? हाँ जी। क्या √2 रियल नंबर है? तो मेरे दिमाग में क्या आया? √2 तो इर्रेशनल है, पर क्या ये रियल है?
हाँ जी, क्योंकि ऑल इरेशनल नंबर्स आर आल्सो नोन एज रियल नंबर्स। तो रूट 2 इज आल्सो रियल, रूट 11 is also real, root 15 is also real. For example, if I write cube root of 132 is also a real number. है irrational पर है real number है। तो all rational and all irrational are known as real numbers। ठीक है जी। चलिए कोई पूछे क्या 5 रियल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल 5 रियल नंबर है। क्या -2/7 रियल नंबर है? बिल्कुल। क्या 0 रियल नंबर है? 0 इज अ होल नंबर, ठीक है। पर सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। और सारे रैशनल क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो इसीलिए 0 इज आल्सो अ रियल नंबर। इन शॉर्ट, आज तक जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, दोज ऑल नंबर्स आर नोन एज रियल। जितने भी नंबर्स पढ़े, चाहे उसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, दोस ऑल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो ये था हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन, व्हाट आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं वो करने वाले हैं। तो आप प्लीज ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आपको फर्दर रैशनल इरैशनल नंबर समझने में दिक्कत ना आए। थैंक यू।